नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद गुलफार। आज हमारे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सीमापुरी से विधायक श्री राजेंद्र पाल गौतम जी मौजूद हैं। जानेंगे सीमापुरी के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर कितने गंभीर रूप से विधायक राजेंद्र पाल गौतम कार्य कर रहे हैं। तो कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि वो विधायक राजेंद्र पाल गौतम को फोकस करें। सर, सीमापुरी विधानसभा के अंदर जिस तरह से आप एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे सीमापुरी विधानसभा में नशे को रोकने के लिए आपने कितने प्रयास किए? मैंने बहुत सारे प्रयास किए। उन प्रयासों में लेके डीसीपी एरिया के दोनों डीसीपी से मिलना, उनको चिट्ठी लिखना, कमिश्नर को चिट्ठी लिखना और उसके बाद फिर एलजी को चिट्ठी लिखना, फिर उससे मिलना व्यक्तिगत तौर पर। और एलजी के द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया कि इसको जल्दी कंट्रोल करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। और उसके बाद डीसीपी का 1-2 दिन मेरे को फ़ोन आया कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद रिजल्ट जीरो है। ये दुर्भाग्य। तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है। आखिर एक विधायक कहाँ कहाँ जा सकता है? वो केवल क्षेत्र की जनता की समस्या को उठा सकता है, पुलिस प्रशासन को लिख सकता है। दिल्ली की हाईएस्ट अथॉरिटी एलजी है, सारे अधिकारी और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सब उनके कंट्रोल में है। उनको चिट्ठी लिखना और पर्सनली मिलना, इसके बाद कहाँ जाएगा एक विधायक? तो ये मैं अनफॉर्चुनेट मानता हूँ कि मेरे इतने प्रयास के बावजूद भी मेरे क्षेत्र में नशे का व्यापार जोर शोर से चल रहा है और दिल्ली के अन्य भागों में भी युवा बच्चे नशे की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या बन जाने वाली आने वाले समय में देश के लिए। इसको रोके जाना बहुत ज़रूरी है। केंद्र सरकार को भी चाहिए, एलजी को भी चाहिए, पुलिस को भी चाहिए कि कम से कम इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से लें और इसको रोकें। अगर ये नहीं रोका तो ये इससे यूथ बर्बाद होगा और कहीं ना कहीं देश इससे बर्बाद हो जाएगा। जैसे सर यूथ की और जनता की बात आपने की, जनता की समस्या उठाने की बात की, तो मैं बात करूँगा सुंदर नगरी की। सुंदर नगरी के अंदर 3 समस्या बहुत ज़्यादा है। पहला बैंक, दूसरा आपका मदर डेयरी और तीसरा मार्केट को लेकर, बैंक को लेकर और मदर डेयरी को लेकर आपके काफ़ी प्रयास रहे हैं, लेकिन वो प्रयास कहीं सक्सेस होते हुए नजर नहीं आए। देखिए ऐसा है, उसमें पहला कारण तो था कि बैंक कोई भी नंदन नगरी में आने को तैयार नहीं है। दूसरा कारण है किसी तरीके से सिंडिकेट बैंक को एग्री किया, उनके जनरल मैनेजर ने आके विजिट किया, उन्होंने ओके कर दिया ब्रांच बनाएंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की लैंड पे उनको रेंट पे दिलवाने के लिए ओके कर लिया, उसका टेंडर करवा दिया, काम भी शुरू हुआ। अनफॉर्चुनेट पार्ट हमारा है कि इस दौरान एक्सीडेंट में उन सिंडिकेट बैंक के जनरल मैनेजर की डेथ हो गई और वो काम हमारा अटक गया। फिर दूसरे बैंकों से प्रयास किए हैं। ज़्यादातर बैंक सुंदर नगरी में विजिट करने के बाद मना कर देते हैं। मैं नहीं जानता क्या कारण है, क्यों सुंदर नगरी बॉर्डर पे उनको क्यों ऐसा लगता है कि यहाँ उनका बैंक को दिक्कत आएगी कानून व्यवस्था को लेके। लेकिन मेरे प्रयास जारी हैं, क्योंकि वो इतना तो काम करा ही लिया था कि वो लैंड भी उस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए सेक्रेटरी भी आई थी, डायरेक्टर भी आए थे, बैंक के ऑफिसर भी आए थे, हमने विजिट की थी, सबकी तरफ से ओके हो गया था। उसके बाद भी हमारे प्रयास चल रहे हैं। अभी सफलता नहीं मिली है, लेकिन प्रयास जारी है। इसी तरह डूसी के द्वारा भी लैंड अलोकेट है, उसमें भी मदर डेयरी से ऑफिसर्स आए थे। तो देखते हैं कहाँ तक आगे बढ़ता है। मेरा प्रयास जारी है कि हो जाए, लेकिन ये अफसरशाही में कई बार हमारे प्रयास कोशिश करने के बाद भी डिले होते हैं। काश ये दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा होता, यूपी की तरह दिल्ली एक स्टेट होता, तो फिर अधिकारी सरकार के अधीन होते और फिर दौड़ दौड़ के काम करते। लेकिन यहाँ तो देखने में आ रहा है कि हमारे ये अस्पताल देख लो क्या हालत कर रखी है। चीफ सेक्रेटरी गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन हैं और दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी, दोनों हॉस्पिटल के चेयरमैन तो चीफ सेक्रेटरी हैं। और दोनों हॉस्पिटल इतने बेहतरीन बने हैं, इक्विपमेंट्स इतने करोड़ों रुपए की मशीनें हैं, लेकिन समय पे पैसे रिलीज ना करने की वजह से फाइलों को अटकाया जा रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के द्वारा। और चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन होने के बावजूद गवर्निंग बॉडी के
उसके बावजूद अगर ये अस्पताल जहाँ करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं और वहाँ से हॉस्पिटल से डॉक्टर इसलिए रिजाइन करने को परमानेंट उनकी नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, साथ में पैसा टाइम से रिलीज नहीं होता, तनख्वाह टाइम से नहीं मिलती, मशीनों का एनुअल मेंटेनेंस के लिए पैसा टाइम से नहीं जाने की वजह से वो कंपनियां भी भाग गई। मतलब इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। इस मुद्दे को मैंने विधानसभा में भी उठाया था जी। लेकिन मेरे प्रयास जारी हैं। मंत्री जी ने भी विजिट किया, दोबारा मंत्री जी विजिट करने वाले हैं, हेल्थ मिनिस्टर। मुझे उम्मीद है कि उसमें भी सुधार होगा। तो बहुत सारे काम हैं जिसको लेकर मैं लगातार प्रयासरत हूँ और आशावान हूँ। मैं आशा मेरी अभी टूटी नहीं है, डिले जरूर है, अफसरशाही के चलते डिले है, लेकिन मैं आशावान हूँ कि मुझे लगता है कि मैं अपने कार्यकाल में इन कामों को अंजाम तक पहुँचा लूँगा। दूसरी की आपने बात की, दूसरी के C8 जोन के अंदर, डिवीजन के अंदर 40 शौचालय आते हैं सर, और उन 40 शौचालय में जो एम्प्लॉय हैं वो मात्र एक केयरटेकर 24 घंटे उसमें कार्यस्थ है। तो क्या आपने इसका निरीक्षण किया? निरीक्षण ही नहीं किया। SC/ST OBC वेलफेयर डिपार्टमेंट की कमेटी में जिसमें मैं भी मेंबर हूँ जी, उसमें उनकी CEO को बुलाया। अच्छा। उनको बहुत सख्त हिदायत दी और उनको डायरेक्शन दी, आप खुद फिजिकली जाके खुद विजिट कीजिए जी। उनका टेंडर खत्म हो गया तो हमने कहा कि अगर तुम्हारे घर के टॉयलेट को एक दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो क्या करोगी? शर्म नहीं आती आपको? टेंडर खत्म हो रहा, हमको पहले नहीं पता टेंडर खत्म होने वाला है, आपको पहले से इंतजाम करने चाहिए। टॉयलेट एक ऐसी चीज़ है, नेचुरल नीड है, उसको बंद नहीं किया जा सकता। वो लोग परेशान होते हैं। तो परेशानी हुई है, बंद तो हमने नहीं होने दिए, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास जारी है कि हर चीज़ टाइम से हो जाए। टेंडर कोई भी खत्म उससे पहले उसको रीटेंडरिंग का प्रोसेस होना चाहिए ताकि कोई भी काम रुके नहीं। लेकिन मैं फिर वही दोहराऊंगा कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश जैसी स्थिति उसकी बना दी गई है। मतलब स्टेट विद असेंबली तो है लेकिन विदाउट पावर है, उसकी वजह से दिक्कत आती है। तो हम लोग विधायक और हमारे मंत्रीगण सब लोग इसकी वजह से परेशान हैं कि हमारी इच्छा शक्ति काम करने की, हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। हालांकि हमने बहुत काम ऐसे किए हैं जो दिल्ली में पहले कभी नहीं हुए। आम लोगों को इतनी सुविधाएं हम लोग दे पाए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर अफसरशाही हमारे अधीन आ जाती जैसा कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आया था तो शायद काम की गति कई गुना बढ़ जाती। लेकिन केंद्र की सरकार जानबूझ के राजनीतिक एक गंदी विचार की वजह से काम को रोक रही है। हमें उम्मीद है कि हम इससे भी सफल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन डाली है, सफलता शायद मिलेगी। अच्छा सर, आप पूरे भारत के अंदर इंडिया के पक्ष में वोट मांगने के लिए निकल चुके हैं जी, और लगातार मीटिंगें आपकी चल रही हैं, इंडिया के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। तो सर, जो मिशन जय भीम के माध्यम आपने जो एक तबका जोड़ा है, क्या उन लोगों से ही वोट मांगोगे या पूरे भारत के लोगों से वोट मांगोगे? इंडिया के लिए इंडिया के लोगों से वोट मांग रहे हैं। उसे आप जाति और धर्म में ना बांटें। लोगों को अपना फ़ायदा देखना चाहिए। हमारा फ़ायदा किस चीज़ में, नुकसान किस चीज़ में है। भारत का संविधान बचेगा, भारत का लोकतंत्र बचेगा तो भारत के लोगों के अधिकार सुरक्षित होंगे। लेकिन अगर भारत में संविधान बदल गया, राजतंत्र फिर से आ गया या मनुस्मृति का शासन आ गया, फिर प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, तो जनता के जो वोट का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। फिर जनता के लिए जो एक वेलफेयर स्टेट का जो भारत के संविधान में एक वेलफेयर स्टेट है इंडिया, फिर वेलफेयर स्टेट नहीं रहेगा। उसके बाद आम आदमी की कोई चिंता करने वाला नहीं होगा। आज तो सभी पार्टी कह रही ना कि हम बिजली इतनी फ्री देंगे, हम शिक्षा में ये करेंगे, स्वास्थ्य में ये करेंगे। लेकिन एक बार अगर प्रजातंत्र खत्म हो गया, देश का संविधान खत्म हो गया, आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए, उसके बाद राजतंत्र में क्या होता है या मनुस्मृति के हिसाब में तो जाति के हिसाब से बंटवारा है। वहाँ तो देश में 80-85% को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अगर हम जाति के हिसाब से वोट मांगने चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम देश के संविधान को बचाने के लिए देश के लोगों से वोट मांग रहे हैं, हम अपने नहीं मांग रहे। राजेंद्र गौतम मंत्री बने, MP बने, MLA बने, नहीं बने, ये महत्वपूर्ण नहीं है। देश का प्रजातंत्र बचे, देश का संविधान बचे, ये महत्वपूर्ण है। उसके लिए मैं पूरे देश में जाके काम कर रहा हूँ। मुझे तो इंडिया के जो संगठन जो जुड़े हैं पार्टियाँ, मुझे तो नहीं कहा कि जिन्हें आप हमारे लिए वोट मांगो। ये मैं एक भारत का एक सच्चा नागरिक होने के नाते भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए मेरी भी जिम्मेदारी है।
इसलिए मैं जाके वोट मांग रहा हूँ पूरे देश में जाके। लेकिन सर पक्षधर पार्टियां कहती है इंडिया शब्द जो है वो कहीं ना कहीं गुलामी का प्रतीक है और इसको हटाना बहुत जरूरी है। एक्चुअली उनके मन में और दिमाग में गड़बड़ी है, कचरा है, गंदगी उनके दिमाग में है। आज इंडिया उनको जो गुलामी का प्रतीक दिख रहा है, जब प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया बना रहे हैं तब इंडिया है, डिजिटल इंडिया बना रहे हैं तब इंडिया है? जब उनके पूर्व प्रधानमंत्री ने साइनिंग इंडिया की बात की थी वाजपेयी जी ने, तब इंडिया ठीक था, तब वो राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रतीक था। अरे कभी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। बिल्कुल। तो मैं तो भारत के सभी नागरिकों से निवेदन करूंगा, सब लोगों से निवेदन करूंगा, भारत को भारत और इंडिया कहें, हिंदुस्तान ना कहें। हिंदुस्तान कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं है। इंडिया दैट इज भारत, यानी या तो भारत कहें या इंडिया कहें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है। और उसमें लिखा हुआ भी है कि इंडिया जो कि भारत, उसमें लिखा है आर्टिकल 1 में। मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, आप हिंदी में बता रहे हैं। इंडिया दैट इज भारत, ये शब्द लिखे हुए हैं। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल आपसे करेंगे, वो भी आपकी सीमापुरी विधानसभा से जी। एक आपकी विधानसभा में सुंदर नगरी एरिया है, उस सुंदर नगरी में काफी वर्षों से एक बहुत बड़ा तबका विशेष समुदाय रहता है और वो विशेष समुदाय एक चीज की मांग करता रहता है हमेशा के लिए कि हमें ईदगाह मुहैया कराई जाए। तो सर इस पे क्या कुछ राजेंद्र पाल गौतम एक्चुअली या कुछ राजेंद्र गौतम को इस बारे में चिट्ठी मिली थी और हमने चिट्ठी एलजी को लिखी थी जी, इसके बारे में डीडीए को भी लिखी थी। दिल्ली में लैंड का अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं है। दिल्ली सरकार के पास होता तो लोग हमें आरोप लगा सकते थे तुम्हारे पास लैंड का अधिकार, तुमने अलॉट क्यों नहीं किया। जी। लैंड अलॉट करने का अधिकार एलजी के पास है। जो मेरे पास उनकी चिट्ठी आई थी, मैंने भी अपनी चिट्ठी लिखी, ये जायज़ डिमांड है, वर्षों से लोग डिमांड कर रहे हैं और ये पेमेंट करने को तैयार है जी। आप उनको अलॉट कर दे, पेमेंट पैसा देना चाहते हैं। लेकिन जब तक वहाँ से एलजी कोई फैसला नहीं लेते तब तक हम हेल्पलेस हैं। आपने प्रयास किए? मेरे प्रयास तो मेरे पास सारे प्रूफ उनको दिए हैं, मैंने उन लोगों को सारे प्रूफ दिए हैं। तो सर फाइनली सीमापुरी विधानसभा की जनता के लिए हमारे चैनल के माध्यम से मैं एक सीमापुरी विधानसभा की जनता से एक निवेदन करना चाहता हूँ। पहले तो मैं सीमापुरी विधानसभा की जनता से इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि 2020 में मार्च में जो दंगे हुए नॉर्थ ईस्ट में, इतने दंगे होने के बावजूद और इतने दंगे कराने के प्रयास के बावजूद सीमापुरी विधानसभा दंगों से बची रही। तो वो इसलिए बची रही, सीमापुरी के लोग समझदार हैं। हिंदू मुसलमान सभी संप्रदायों ने मिलके दंगे करने वाले लोगों को सीमापुरी में नहीं घुसने दिया, उनकी भड़काऊ बातों में नहीं आए और अपने क्षेत्र को बचा लिया। मुझे इस बात का अंदेशा है, जिस तरह पिछले दिनों बीजेपी के एक सांसद आके यहाँ भड़काऊ भाषण देकर गए थे, एक बड़े संप्रदाय का बायकॉट करने की बात करके गए थे, वो नफरती भाषण लगातार दे रहे हैं और मुझे ऐसा पता लगा कि उनकी टारगेट पे सीमापुरी विधानसभा है। तो मैं सीमापुरी विधानसभा के लोगों से निवेदन करता हूँ और जाके फिजिकल मीटिंग भी लूँगा कि कोई भी किसी भी क्षेत्र से आके यहाँ अगर भड़काऊ भाषण दे या झंडे लेके बड़ी यात्राएं निकाले तो मैं अपने क्षेत्र के सभी संप्रदाय के लोगों से निवेदन करता हूँ आप उन जुलूस में शामिल ना हो, किसी की भड़काऊ भाषण में शामिल ना हो, किसी भी प्रकार के दंगे में शामिल ना हो, क्योंकि दंगे में जो आग लगती है वो पता नहीं किस किस को अपने आगोश में ले लेती है। आग कभी जाति और धर्म नहीं पूछती। आग जब लगेगी दंगे करवाने वाले तो भाग जाएंगे, मरेगा कौन? क्षेत्र के लोग, और वो किसी एक संप्रदाय के नहीं मरेंगे, मरेगी इंसानियत। इंसानियत को बचाना है, हमें अपने क्षेत्र को बचाना है, किसी कीमत पर अपने क्षेत्र को दंगे में नहीं उलझने देना है। कोई भी भड़काऊ भाषण दे इसका बायकॉट करो, अपने यहाँ घुसने मत दो। ऐसे लोगों का बहिष्कार करो जो समाज में नफरत पैदा करते हैं, चाहे जाति के नाम पे करें चाहे धर्म के नाम पे करें। शुक्रिया। तो ये थे हमारे बीच में समाज कल्याण विभाग के पूर्व मंत्री और क्षेत्र सीमापुरी के विधायक श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया और साथ ही सीमापुरी विधानसभा की जनता से अपील की कि असामाजिक तत्व की किसी भी तरह के भड़काऊ भाषण में बिल्कुल भी उनका साथ न दे और ना ही ऐसी शोभा यात्राओं में जाएं जिससे नफरत पैदा होती है। खैर बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए SN न्यूज़ दिल्ली। कैमरा पर्सन रेशमा बानो के साथ मैं मोहम्मद।